नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। 100 दिन पहले कोरोना ने पहली बार हमारे देश में दस्तक दी थी और वो बहुत ही खतरनाक आहट थी। इसके बाद सरकार ने कोरोना से लड़ने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन 100 दिन बाद आज भारत में कोरोना 56,000 के पार पहुंच चुका है। ये तस्वीर नोएडा की है, जो कोरोना के रेड जोन में है और जिसकी सीमाएं सील हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब भारत में कोरोना दबे पांव नहीं बल्कि अपनी पूरी धमक के साथ बढ़ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें कोरोना को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशों को बेदम बना रही हैं। 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी। दो गज की दूरी छोड़िए, शराब की दुकानों में, सब्जियों के बाजारों में लोग भूल गए कि कोरोना से लड़ने की पहली शर्त तो अपने साये से भी 4 हाथ की दूरी बनाकर रहना है। लोग मान नहीं रहे और इसका नतीजा ये कि 100 दिनों में कोरोना का वायरस 56,000 लोगों की सांसों में घुल चुका है। 30 जनवरी को चीन के वुहान से एक मेडिकल छात्र केरल के त्रिशूर में अपने घर आया। उसके गले में खराश और बुखार था। जब जांच हुई तो उसमें कोरोना के लक्षण पाए गए। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला केस आया। आज ये संख्या 56,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। बस 24 घंटे के अंदर ही 3,390 नए मामले आ गए और मौत का आंकड़ा 1,886 तक पहुंच गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है। कल तक का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि जो हमारे पेशेंट एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, उनमें से 3.2% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 4.7% आईसीयू सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज पा रहे हैं और साथ में 1.1% पर्सन जो हैं वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। धारावी की झुग्गियों से आर्थर रोड जेल तक मुंबई का कोई कोना नहीं जो वायरस से बचा हुआ हो। आर्थर रोड जेल में 103 मामले आ गए तो मुंबई के जे मार्ग पुलिस स्टेशन में 20 से ज्यादा पुलिस वालों को कोरोना निकला। दुश्मन है वो देखा नहीं जा सकता, लेकिन लड़ना तो हमें पड़ रहा है और मुंबई पुलिस लड़ रही है, जोर से लड़ रही है और निश्चित ही विजय भी पुलिस की होगी। कोरोना का संक्रमण किसी महानगर तक सीमित नहीं है। शहर दर शहर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और बढ़ रहा है मौत का डरावना आंकड़ा। हम आपको दिखाते हैं कि 100 दिन में कैसे भारत कोरोना के चंगुल में फंसता चला गया। फरवरी से 9 मार्च के बीच कोरोना के 45 मामले आए। शुक्र था कि तब तक कोई मौत नहीं हुई थी। लेकिन 10 से 19 मार्च के बीच नए मामले आए 150 और मौत हो गई 4। 20 से 29 मार्च के बीच नए मामले उछलकर 941 पर पहुंच गए और मौत 23 तक। 30 मार्च से 8 अप्रैल के बीच नए मामले 4,776 और मौत का नया आंकड़ा 154 तक। 9 से 18 अप्रैल के बीच नए मामले 9,810 हो गए और इस दौरान मौतें 341। 19 से 28 अप्रैल के बीच नए मामले 15,635 हो गए और मौत 486। जबकि 29 अप्रैल से 7 मई के बीच कोरोना के नए मामले 24,991 आए और इस दौरान इस खतरनाक मर्ज से दम तोड़ दिया 881 लोगों ने। भारत के लिए ये बढ़ते आंकड़े इसलिए भी नींद उड़ाने वाले हैं कि कोरोना का पंजा अस्पतालों से लेकर सैन्य संस्थानों तक अपना दबाव बढ़ा रहा है। जब कोरोना से लड़ने वाले कर्मवीरों पर ही कोरोना का हमला बढ़ने लगा तो ये खतरे की घंटी बजा रहा है। अर्धसैनिक बलों में संक्रमण का आंकड़ा 400 के पार जा चुका है।
केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो एसओपी या गाइडलाइन दी गई थी, क्या उसका पालन सही तरीके से नहीं हुआ, इसको लेकर के अब अर्धसैनिक बलों से इस वक्त सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीआरपीएफ ने एक इंटरनल कमेटी भी बैठाई है जिसमें ये जांच की जा रही है कि आखिर कोरोना संक्रमित इतनी ज्यादा संख्या में जवान सीआरपीएफ में क्यों हुए हैं। कोरोना से आज दुनिया का कोई देश सबसे ज्यादा त्रस्त है तो वो है अमेरिका। वहाँ तो कोरोना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस तक पहुँच गया। उसके बढ़ते मामलों के सामने तो भारत में बहुत कम मामले हैं, लेकिन मई महीने में वायरस के फैलने की रफ्तार उसकी तुलना में काफी तेज हो गई है। 2 मई को अमेरिका में कोरोना की वृद्धि दर 2.71% थी, जबकि भारत में 6.88% थी। वहीं 7 मई को अमेरिका में 2.34% हो गई, तो भारत में भी बेहद मामूली गिरावट के साथ 6.31%। 100 दिन बाद कोरोना की तस्वीर बहुत खतरनाक दिख रही है। एक ऐसे मर्ज की जिसका कोई मुकम्मल इलाज अभी है नहीं, तो फिर जहां तक हो सके अपने को बचा कर रखिए, घरों में रहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही कोरोना के मामलों का ग्राफ बढ़ाई दे रही है। और हमारे यहाँ तो बार बार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज तक ब्यूरो। कोरोना सिर्फ अपने वायरस से ही लोगों को नहीं मार रहा, बल्कि इसके साइड इफेक्ट्स और भी ज्यादा घातक सिद्ध हो रहे हैं। काम धंधा बंद होने से महाराष्ट्र के जालना में कई मजदूर पैदल ही भुसावल के लिए चल पड़े। लंबे सफर में रेलवे ट्रैक पर सुस्ताने लगे, थके थे तो नींद आ गई। फिर एक मालगाड़ी आई और 16 मजदूरों की उस नींद को मौत में बदलते हुए चली गई। बची तो सिर्फ वो रोटियां जिन्हें कमाने के लिए ये मजदूर अपने घर से परदेस गए थे। इन्हीं रोटियों को कमाने के लिए वो 16 मजदूर अपना सब कुछ छोड़ परदेस गए थे। रोटियां रह गई, वो चले गए। अपने कंधे पर ये बैग लेकर जब ये अपने घर से निकले होंगे तो ना जाने कितने अरमान इनमें भरे होंगे। मुसीबत में अपने घर लौट रहे थे, लेकिन अब इस ढेर में इनके अरमानों की लाश है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास मालगाड़ी से कटकर 16 मजदूरों की मौत हो गई। बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है। कोरोना के कारण तमाम कंपनियां बंद हो गईं। अब मजदूर क्या करें? कंपनी वाले मुफ्त में रोटी खिलाने से रहे और इनके पास इतना संचित धन होता नहीं कि महीनों महीने बैठकर खा लें। इसलिए मध्य प्रदेश के रहने वाले वो मजदूर घर जाने के लिए महाराष्ट्र के जालना से निकले थे। जालना से ये मजदूर औरंगाबाद की तरफ से होते हुए भुसावल जा रहे थे। वहां से ट्रेन पकड़कर इनको मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जाना था, लेकिन जालना से करीब 40 किलोमीटर दूर बदनापुर और कमराड़ के बीच रेल पटरी पर सुस्ताना इनके लिए जानलेवा साबित हो गया। इन मजदूरों में 16 की मौत हो गई, जबकि 4 इसलिए बच गए कि वो पटरी से दूर लेट गए थे। इनमें से बच गए एक मजदूर से पूरा किस्सा सुनिए। गांव जा रहे थे। कल शाम को 7 बजे निकले। वहाँ से हम लोग सुबह 5 बजे भोर में पहुँचे। यहाँ भोर में पहुँचे 4 बजे, मतलब आराम कर, पैर दुखने लगा तो आराम करने लगे। हम लोग पीछे थे, हम लोग सब आगे आ गए थे। आगे आ गए थे तो उन लोग आके ट्रेन लाइन में बैठ गए। अब मैं पीछे था, उनको झपकी लग गया। इतने में थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गया है। हम लोग सुने, वहाँ से दौड़ के आए, क्या गाड़ी आ गया। लाइन में इतने बैठे, लाइन में बैठे थे। मैं आवाज दिया, सुन नहीं पाया, गाड़ी निकल गया। तो फिलहाल मैं उस जगह पर आया हूं, उस स्पॉट पर आया हूं जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मालगाड़ी के नीचे यानी गुड्स ट्रेन के नीचे 16 मजदूरों की इसी जगह पर
जान गई है। जो जानकारी सामने आ रही है कि ये जो मजदूर जालना से निकले थे औरंगाबाद जाने के लिए और उन्हें जो उनका लक्ष्य था कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के आसपास उन्हें जाना है। अब आप इनके साथ हुए हादसे को सिलसिलेवार समझिए। वो सभी मजदूर जालना की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। गुरुवार की शाम 7 बजे इन्होंने जालना से पैदल ही चलना शुरू किया। बदनापुर तक सड़क रास्ते से चलने के बाद इन्होंने रेलवे ट्रैक के रास्ते औरंगाबाद बढ़ना शुरू किया। 40 किलोमीटर दूर पहुंचते पहुंचते ये लोग थक कर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। बचने वाले मजदूरों के मुताबिक थके होने के कारण सुस्ताते सुस्ताते इनको नींद आ गई और सुबह करीब 5:15 बजे एक मालगाड़ी इनके लिए यमदूत बनकर आ गई। रेलवे के मुताबिक मालगाड़ी के ड्राइवर को जब कुछ लोगों के पटरी पर होने का अंदेशा हुआ तो उसने बहुत जोर से सीटी भी बजाई और इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो यहाँ से जब निकल रही थी तो लोको पायलट ने अपनी हेडलाइट से देखा कि कुछ लोग इस ट्रैक पे लेटे हुए हैं इसी स्थान पे। उसके बाद उसने अपना हॉर्न ब्लो किया, विसल बजाई और इमरजेंसी ब्रेक भी अप्लाई की। लेकिन इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी जब तक उसका स्पीड 0 होता तब तक ये हादसा घटित हो गया था। रेलवे यहाँ पे आ गए, जोर से ब्रेक मारा, उन्हें धड़ 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 आवाज आया जोर से। फिर हम अचानक उठ के भागने लगे, भाई रेलवे आज क्यों खड़ रहेगा इतना अर्जेंट में, और इतना आवाज क्या आ गया, क्या गिर गया इसका। ऐसे देखने के आ गए हम यहाँ पे। 3 में से 3 जो बच गए और जो 16 जने थे 15 जगह पे गए और एक जाते जाते अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 16 मजदूर मर गए। उनके घर वालों तक ये सामान पहुंच जाएंगे और सियासतदानों तक ये रोटियां। आखिर सियासत की आंच पर इन्हें ही तो सेका जाएगा। जब रास्ते में नाकाबंदी पुलिस की, उससे बचने के लिए तो गांव की तरफ से छोटे मोटे रास्तों से होते हुए लोग जाने के लगे और उसी में ये दुर्घटना हुई है। जो मध्य प्रदेश जा रहे थे, कामगारों के लिए, श्रमिकों के लिए बुरे दिन हैं। घर वापसी में उनकी इस तरह से मृत्यु होगी, ये दर्दनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस पर दुख जताया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे की वजह से जानमाल के नुकसान से बेहद दुखी हूँ। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और वो हालात पर करीब से नजर रखे हुए हैं। जो भी जरूरी मदद होगी मुहैया कराई जाएगी। महिलाओं का ये विलाप उन 2 मजदूरों के लिए हो रहे हैं जो पंजाब से रेलवे ट्रैक पकड़कर अपने घर आजमगढ़ जा रहे थे। आजमगढ़ के रहने वाले राधेश्याम अपने बेटे अरुण के साथ पंजाब के लुधियाना से करीब 150 लोगों के साथ अपने गांव आ रहे थे। पंजाब के ही राजपुरा रेलवे स्टेशन के पास राधेश्याम का पैर रेल ट्रैक में फंस गया। बेटा बचाने के लिए दौड़ा, तब तक एक मालगाड़ी आ गई और उसकी चपेट में बाप बेटे दोनों आ गए। पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार बनी तो उसके 2 महीने के भीतर ही वेजेस कोड 2019 के जरिए सरकार ने यह तय किया कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार मिल सके, साथ ही उनकी तनख्वाह उनको सही समय पर मिल सके, ये भी पक्का किया जा सके। लेकिन कोरोना में कंपनियों के बंद होने और मजदूरों को पैसे ना मिलने से ये देश के अलग अलग इलाकों से अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़े। उसका नतीजा कहीं किसी मजदूर की 12 साल की बच्ची की मौत के रूप में आया तो कहीं 16 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मर जाने के रूप में। वैसे सरकार की कोशिश है कि मजदूरों को न सिर्फ सही तरीके से घर पहुंचाया जा सके बल्कि उनके कामकाज का इंतजाम भी हो सके। इसरार चिश्ती के साथ पंकज खेलकर, औरंगाबाद, आज तक। ये तो कोरोना का कहर समूचे हमारे देश पर है, लेकिन उसमें भी महाराष्ट्र का हाल काफी बुरा है। महाराष्ट्र में भी मुंबई की स्थिति ये है कि आज हर 5वां मरीज जो है वो मुंबई का है और उस पर से इंतजाम पर सवाल उठे तो सरकार ने बीएमसी के कमिश्नर समेत 3 सीनियर अधिकारियों की छुट्टी कर दी। ना कोरोना के मामलों पर काबू, ना अस्पतालों की सुधरती हालत, न जल्द हालात सुधरने के आसार। तो मुंबई में बिगड़ते हालात का ठीकरा बीएमसी के कमिश्नर प्रवीण परदेसी पर फूटा। महाराष्ट्र सरकार ने उनके साथ ही 2 एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को भी हटा दिया, यानी वो तीनों लोग बीएमसी को चलाने वाले माने जाते हैं।
मुंबई में कोविड-19 के केसेस जब लगातार बढ़ रहे हैं, तब कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के बीच में ही अचानक मुंबई के सबसे बड़े अधिकारी और ताकतवर अधिकारी बीएमसी कमिश्नर का तबादला करना यह साफ दिखाता है कि मुंबई की स्थिति गंभीर है और उसके साथ साथ इस स्थिति को लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है। और इसी के चलते नए नियुक्त बीएमसी के कमिश्नर को साफ कह दिया गया है कि मुंबई की स्थिति संभालना बहुत जरूरी है। इसके पीछे कारण गुरुवार को आई केंद्रीय टीम की नाराजगी बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल की अगुवाई में एक टीम गुरुवार को मुंबई गई थी, जिसने कंटेनमेंट पॉलिसी को ठीक से लागू न होने पर चिंता जताई। केंद्रीय टीम ने माना कि मुंबई में कोरोना के मामले 10 की बजाय 20 दिन में 2 गुने होने चाहिए। साथ ही मुंबई में क्वारंटीन सेंटर को लेकर भी नाखुशी जताई। इस पर भी सवाल उठाया कि कोरोना मरीज के संपर्क में आने वालों का पता कैसे नहीं लग पा रहा। माना जा रहा है कि बीएमसी के अधीन आने वाले सायन अस्पताल में बेड पर लाश पड़े होने वाली घटना भी बीएमसी कमिश्नर की रुखसती का कारण बन गई। और ये सब तब हुआ जबकि 4-5 दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया था कि किसी अधिकारी को कैसे कठिन समय में नहीं बदला जाएगा। अब विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। ठाकरे सरकार के कारण मुंबई कोरोना की राजधानी बन गई है और अब उसका बलि का बकरा मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर प्रवीण परदेशी को बनाया जा रहा है। वास्तव में जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेनी चाहिए। मुंबई में आज भी देश के किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। ऐसे में केंद्र के दखल के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि सब कंट्रोल में है। बरं झाल्यानंतर त्यांच्यातला थकवा तर गेला पाहिजे, तर तोपर्यंत जर अधिकचं मनुष्यबळ लागलं तर ते केंद्र सरकारकडे आपण कदाचित मागणी करू। मुंबई के लोगों पर कोरोना का कहर भारी पड़ रहा है। उम्मीद कीजिए कि अचानक हुआ ये बदलाव कोरोना का संक्रमण रोकने में कामयाब हो। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। हिंदुस्तान में कोरोना के आए 100 दिन हो गए हैं। इनमें से 45 दिन तो लॉकडाउन में गुजर गए, जिसके कारण विदेशों में कई भारतीय फंसे रह गए। उनको निकालने के लिए मोदी सरकार ने जो मिशन वंदे भारत शुरू किया था, उसके तहत हिंदुस्तानियों का वापस आना शुरू हो चुका है। एयर इंडिया के विमान अलग अलग देशों से प्रवासियों को लेकर हमारे देश पहुंच रहे हैं, जिन्हें तुरंत 14 दिन के क्वारंटीन में भेजा जा रहा है। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन विदेशों में फंसे हिंदुस्तानियों के लिए मिशन वंदे मातरम के ये जाबाज ही भगवान दिखते होंगे। आखिर इनके कारण ही 45 दिनों के लॉकडाउन के बाद इनकी घर वापसी हो रही है। I'm really thankful to our Prime Minister Narendra Modi for taking this enormous step. Thanks to High Commission for arranging all the facilities for us. ये एयर इंडिया के वो स्पेशल स्टाफ हैं जो कोरोना काल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे हिंदुस्तानियों को लेकर हिंदुस्तान आए। अपनी जान की परवाह किए बगैर ये जाबाजी दिखाने वाले ही तो असली कोरोना वीर हैं। लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय लोगों को लेकर सिंगापुर से भारतीय विमान दिल्ली लैंड कर चुका है और लगभग 1.5 घंटे बाद ये सारे क्रू मेंबर्स बाहर आए हैं और ये अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। गुरुवार से ही विदेशों में फंसे हिंदुस्तानियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशदूत आने लगे। इस कड़ी में आज सिंगापुर से एयर इंडिया की फ्लाइट 234 हिंदुस्तानियों को लेकर नई दिल्ली पहुंची। उनमें से 8 लोगों को दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में लाया गया, जहां उनको 14 दिन तक क्वारंटीन किए जाने का इंतजाम है। सिंगापुर की जो एयर इंडिया की फ्लाइट आई है, कुछ लोगों को यहाँ लेके आए मेरिडियन होटल में क्वारंटाइन इनको किया जाएगा 14 दिन के लिए। देख सकते हैं कि जो लोग सिंगापुर की फ्लाइट से आज ही भारत पहुंचे हैं, सीधा एयरपोर्ट से उनको मेरिडियन होटल लाया गया है और यहीं पे इनको 14 दिन के लिए रखा जाएगा। देख सकते हैं कि पूरी जो बस है, बस में इनको एयरपोर्ट से सीधा यहीं पे लाया गया है। पिछले काफ़ी दिनों से ये लोग वहाँ फंसे हुए थे। करीब 13 देशों में ऐसे भारतीय नागरिक फंसे हुए थे और लॉकडाउन के चक्कर में। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हिंदुस्तानियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक विमान रियाद से कालीकट पहुंचा, एक बहराइन से कोच्चि, एक दुबई से चेन्नई, एक अबू धाबी से कोच्चि, एक अबू धाबी से कोझिकोड, एक ढाका से सीधे श्रीनगर। ढाका में 170 हिंदुस्तानी छात्र फंस गए थे। ऐसे मुश्किल हालात में घर आ जाना
किसी खूबसूरत सपने के पूरे होने से कम नहीं है। लॉकडाउन के कारण दुनिया के कई देशों में रहने वाले भारतीयों की नौकरियां चली गई हैं। मुश्किल हालात पर वहां उनके लिए रहना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ एयर इंडिया ने सच्चे कोरोना वीर की भूमिका निभाई, तो दूसरी तरफ नेवी मिशन समुद्र सेतु में जुड़ गई। मालदीव से 750 भारतीयों को लेकर भारतीय नौसेना का जहाज आज लौटा है। दिल्ली में अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। अब कोरोना की मुसीबत आ ही गई है तो इसका इलाज भी ढूंढा जा रहा है। इसके लिए हिंदुस्तान में जहां एलोपैथिक दवाओं पर काम शुरू हो गया है, तो आयुर्वेद की पुरानी परंपरा से ऐसी दवा भी बनाई जा रही है जो रामबाण सिद्ध हो सके। इस कोरोना का इलाज क्या है जिसके संक्रमण का मुंह सुरसा की तरह बढ़ता ही जा रहा है? सावधानियों से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के डॉक्टरों से अपील की थी कि वो इसकी दवा और वैक्सीन पर काम करें। अब इसका असर दिखने लगा है। काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR को कोरोना पर 2 दवाओं के ट्रायल के लिए हरी झंडी मिल गई है कि आयुष, CSIR और ICMR तीनों एजेंसीज एक साथ आकर ये एक आधुनिक विज्ञान की ओर से हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि हमारे देश की जो परंपरा है, बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है, उसमें से आयुर्वेद एक बहुत गर्व की चीज है हमारे लिए। अब आप उन दवाओं के बारे में जान लीजिए जिन पर काम शुरू हो रहा है। पहली दवा फेविपिरावीर है, जिसका फ्लू के इलाज में जापान और चीन जैसे देशों में इस्तेमाल हो चुका है। दूसरी दवा फाइटोफार्मास्यूटिकल है, जिसे पौधों से निकाला गया है। एक तरफ एलोपैथिक दवाओं पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और दूसरी तरफ सैकड़ों साल से इस्तेमाल में आने वाली देसी दवाओं से कोरोना की काट ढूंढी जा रही है। इस पर CSIR और आयुष मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इन दवाओं से मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। इनको ICMR के टेक्निकल सपोर्ट के साथ आयुष की कुछ दवाइयाँ जैसे अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, या गुडुचि पिपाली है, या आयुष 64 है, ये दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं। ये सारे मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं देश में। इस दवा के बनने में कुछ महीनों का वक्त लग सकता है, जिसमें इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। पहला अश्वगंधा है, जो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के साथ तनाव और चिंता को भी कम करता है। दूसरा मुलेठी है, जो गैस की समस्या, अल्सर, गले में खराश, कफ और सांस की बीमारियों में बहुत काम आता है। तीसरा गिलोय है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और याददाश्त को बढ़ाता है, लीवर को बेहतर बनाता है, कफ और ब्रोंकाइटिस की समस्या में बहुत आराम देता है। अगर शरीर में सूजन है तो उसे कम करता है। और चौथा आयुष 64 है, जिसे मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बार बार आयुर्वेदिक दवाओं की तरफ लोगों का ध्यान खींचते रहे हैं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। अगर भारत में इन दवाओं पर काम हो रहा है तो दुनिया के तमाम देश भी 21वीं सदी की सबसे खतरनाक वैश्विक महामारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को अमेरिका के बाद जापान ने भी मंजूरी दे दी है। अमेरिका में मार्च में ही इस पर काम शुरू हो गया था। And that's a building block to the ultimate step. That's a big building block when you hear, I guess, 31%. So it was very good. Yeah, I want them to go as quickly as they can. Stephen Hahn, Dr. Hahn has been incredible at the FDA. He's getting things done at record time. There's never been anything like it. And yeah, we want everything to be safe, but we would like to see very quick approvals, especially with things that work. वास्तव में दुनिया के पास कोरोना के खिलाफ कारगर दवा अब तक नहीं आई है, लेकिन रेमडेसिविर के 5 दिन की खुराक से कोरोना के 50% मरीज
ठीक हो चुके हैं। गंभीर रूप से भर्ती कई बीमार लोगों को 2 हफ्ते के अंदर अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस दवा का कामयाब इस्तेमाल सार्स, मर्स और इबोला जैसे वायरस को फैलने से रोकने में हो चुका है। अमेरिका में इस दवा के अलावा कोरोना की वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। यही काम इजराइल से लेकर इटली जैसे देशों में भी हो रहा है। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।